हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम करेंगे रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए अपना जो साइंस का सिलेबस चल रहा है उसकी क्लास नंबर 9 और ओवरऑल हमारी जो क्लास है क्लास नंबर 50 आज हम करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। इसके अलावा इसी में हम देखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन होती है वो कितने प्रकार की होती है। 5 प्रकार की डेफिनेशन होती है ऑक्सीकरण अपचयन की। 5 प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन को हम बता सकते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं। इसके अलावा रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहले देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन की जो परिभाषाएं हैं। 5 प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन है, इनको हम परिभाषित कर सकते हैं। और आपको देखिए रेलवे में क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है, और वहां पर आपको पहचानना होता है कि बताइए ऑक्सीकरण है, अपचयन है, किस प्रकार की रिएक्शन है। तो देखिए पहली जो परिभाषा है वो है ऑक्सीजन के जुड़ने या हटने के आधार पर। पहली जो डेफिनेशन है वो यह है ऑक्सीजन के जुड़ने व हटने के आधार पर। ठीक है, ये पहली डेफिनेशन है इसकी, के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एडिंग एंड सब्सट्रैक्ट ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। पहली जो परिभाषा है मैं आपको अंगुलियों पे याद कर दूंगा, परिभाषा है, टेंशन मत लीजिए। पहली जो परिभाषा है वो ये है कि ऑक्सीजन ऐड होगी किसी भी आपके एटम से और ऑक्सीजन किसी भी एटम से हटेगी, तो उसके आधार पर परिभाषा दी गई है। बड़ा सिंपल सा है। देखिए ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी परमाणु से ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन ऐड होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। बड़ा सिंपल सा है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन ऐड होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। और इसका बिल्कुल उल्टा, ऐसे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ से, किसी परमाणु से ऑक्सीजन हट जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका अपचयन है। यानी कि मैं शॉर्ट भाषा में बोलूं तो भाई किसी से ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी कि ऑक्सीजन अगर इसी में ऐड हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑक्सीडेशन, यानी कि आपका ऑक्सीकरण है। अगर O2 क्या हो रही है, ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। बताइए पहली सिंपल सी डेफिनेशन भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। बड़ा सिंपल सा। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए C+O2 और ये क्या बन गया, CO2। तो इस अभिक्रिया में अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया में इस कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहचानिए इस अभिक्रिया को। क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन पूछेगा इस अभिक्रिया में किस तत्व का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इन दिस रिएक्शन, है ना, आपसे प्रश्न पूछ ले, इन दिस रिएक्शन विच एटम इज ऑक्सीडाइड, यानी कि किस पदार्थ का या किस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहचानिए। ये अभिक्रिया आपको दे दी और पूछ लिया कि बताइए किस किस का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ध्यान रखना, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है उसका ऑक्सीडेशन होगा। देखिए यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे तो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। और पूछे ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बना है, तो क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी याद नहीं करना, ऑक्सीजन का ऐड होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। चलिए दूसरे बारे में बात करते हैं जिसका नाम है रिडक्शन। देखिए इसके और एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। आपको देखिए एग्जांपल की तो लाइन लगा देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए Mg+O2 क्या हो गया, MgO। ठीक है, ये आपका देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ये भी क्या है, आपका ऑक्सीडेशन। पूछ ले बताइए इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बोलेंगे जी Mg का MgO में क्या हो रहा है, रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, इसका अपचयन नहीं, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, Mg का MgO में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। दोबारा बात करते हैं दूसरी जो आपकी है ऑक्सीजन का हटना। तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं। देखिए एक एग्जांपल है यहां पर, देखिए
जैसे MgO है, ये आपका MgO है, आपने क्या कर दिया, इसको गर्म कर दिया, तो देखिए MgO है और MgO जो ब्रेक होता है आपका Mg+O में ब्रेक हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल तो ये है। इसके अलावा एक एग्जांपल है आपका, देखिए KClO3 और इसकी अभिक्रिया हुई तो ये आपके KCl+O2 में ब्रेक हो गया। तो देखिए ये जो अभिक्रियाएं हैं, ये जो अभिक्रियाएं आपको दिख रही हैं, इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए इसमें आपके क्या हुआ है, जो Mg है इसके साथ पहले ऑक्सीजन थी, लेकिन जब अभिक्रिया हुई इस Mg के साथ ऑक्सीजन निकल गई। अब भाई साहब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गई, और ऑक्सीजन का हटने क्या कहलाता है, रिडक्शन, यानी कि अपचयन है। तो इस अभिक्रिया में क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया में बोलेंगे भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसका मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। इस अभिक्रिया की बात करते हैं। इसमें देखिए KClO3 है, जब अभिक्रिया हुई तो क्या बन गया, KCl+O2। तो देखिए क्या बोलेंगे भाई, पहले जब आपके जो आपका रिएक्टेंट था इसमें इस पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन थी, बताइए इस पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन थी या नहीं थी, थी ना। और जब ये अभिक्रिया हुई तो इस पोटेशियम के साथ अब ऑक्सीजन नहीं है, मतलब क्या हुई, ऑक्सीजन हट गई, और ऑक्सीजन का हटने क्या कहलाता है भाई, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन, यानी कि अपचयन। तो बताइए पहली वाली परिभाषा समझ आई या नहीं आई? बड़ी सिंपल है पहली परिभाषा, ऑक्सीजन के जुड़ने व हटने के आधार पर, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हटेगा कहलाएगा रिडक्शन, ठीक है। दोनों एग्जांपल जो है, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, ये दोनों किसके हैं, ऑक्सीजन के जुड़ने के आधार पर यानी कि ऑक्सीडेशन के, और आपका एग्जांपल नंबर ये है 3rd, और जो 4th है वो क्या है, आपके ऑक्सीडेशन के, ठीक है। पहली जो आपकी डेफिनेशन है वो आपकी खत्म हो रही है, आप इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर दूसरी डेफिनेशन में बात करते हैं हाइड्रोजन के जुड़ने व हटने के आधार पे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगली बात करते हैं हाइड्रोजन के जुड़ने व हटने के आधार पे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज होती है इनसे हम जो अपनी एग्जामिनेशन होती है उनमें टाइम जो सिस्टम होता है, टाइम मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जो वीकनेस है उसको हम देख सकते हैं, कौन सा सेक्शन अपना कमजोर है, किसको और बेटर से तैयार करें। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर टेस्ट बुक एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज है जो आपकी सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो 299 का, तो यहां पर आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे में ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, जेई, सबकी आपको एक साथ ही टेस्ट सीरीज मिल जाती है, यानी कि आपको अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा गाइस यहां पर पहले क्या था, हिंदी और इंग्लिश में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल थी, लेकिन अब यहां पर क्या कर दिया गाइस, यहां पर और लैंग्वेज यहां पर ऐड कर दी, जैसे आप हिंदी इंग्लिश के अलावा तेलुगु, बंगाली और मराठी अगर यहां के भी स्टूडेंट हैं तो भी यहां पर टेस्ट गाइस आप दे सकते हैं। और यहां पर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए लगभग 300 टेस्ट अवेलेबल हैं। तो अगर आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आप टेस्ट बुक को प्रीफर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, आप इसको ले सकते हैं और अपनी जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन है उसको और बेटर कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया है, वहां आप क्लिक करें तो आपको जो प्राइस है 269 से हो जाएगी। अगर आपको प्राइस 269 शो नहीं होती है तो आप खेमराज कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जिससे आपकी जो प्राइस है यहाँ पर 10% डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगी। तो गाइज आप इसको बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा, यानी कि हाइड्रोजन के हटने व हाइड्रोजन के जुड़ने के आधार पर। बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए उल्टा क्यों होगा उसके बारे में आपको बताएंगे। यहां पर ऑक्सीजन के बदले क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन के बदले हाइड्रोजन। अब यहां पर जो डेफिनेशन अभी आपको लिखाई है उसकी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। उल्टी क्यों होगी, क्योंकि पहले हम पढ़ रहे थे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है, एक नेगेटिव आयन होता है ना, ऋणात्मक होता है एटम, और हाइड्रोजन होता है आपका पॉजिटिव। इस प्रकार से आप याद कर लीजिए भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। तो अब उल्टा बोलेंगे, उल्टा क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पहली डेफिनेशन होगी अपचयन की। पहली जो डेफिनेशन है वो अपचयन की होगी, यानी कि रिडक्शन की। और रिडक्शन कैसे बोलेंगे, हाइड्रोजन के आधार पर कि भाई हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाएगा, आपका रिडक्शन, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना
बिल्कुल डेफिनेशन उल्टी हो जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। मैं आपको लास्ट में एक सिंपल से तरीके से पूरी जो डेफिनेशन है सबको याद करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखिए अपचयन यानी कि रिडक्शन, तो हाइड्रोजन के आधार पर रिडक्शन क्या हो जाएगा, यानी कि अभी किसी अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल H2 प्लस Cl2 और यहां पर बन गया भैया 2HCl। देखिए इस अभिक्रिया में आप देखेंगे तो यहां पर इस क्लोरीन के साथ पहले कुछ नहीं था, जैसे ही उत्पाद बना इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गया, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो ऐसे अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है उन्हें क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ये आपके हाइड्रोजन के जुड़ने के आधार पर है। दूसरी परिभाषा बात करते हैं हाइड्रोजन के जुड़ने हटने के आधार पर, जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। अब देखिए अभी हमने ऑक्सीजन वाली परिभाषा क्या पढ़ी थी भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन यहां पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन के आधार पर एक दूसरे के दुश्मन है, उल्टे हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव है एक के ऊपर नेगेटिव है, तो परिभाषा भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यानी कि हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, लेकिन यहां क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का हटना। ध्यान रखना, हाइड्रोजन का जुड़ना नहीं पढ़ेंगे, मतलब क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का भैया हटना। अगर हाइड्रोजन हट गया इसका मतलब क्या है, वो आपका क्या हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन हट गया तो हाइड्रोजन के हटने को क्या बोलेंगे, आपका अपचयन। आपका क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीकरण। देखिए एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल देखिए तो यहां पर देखिए एग्जांपल देखिए कौन कौन सा एग्जांपल है। एक आपका एग्जांपल है H2S है ना प्लस O2, एक तो ये है, और यहां पर बनेगा H2O प्लस 2S। ठीक है, इसको मैं संतुलित भी कर देता हूं। ठीक है, एक दूसरी अभिक्रिया है CH3 CH2OH। ठीक है, CH3 CH2OH। ठीक है, और यहां पर इस प्रकार से CH3 CHO प्लस H2। देखिए ये जो अभिक्रिया इनको पहचानी है ना। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है भैया क्या, ऑक्सीकरण। देखिए किसके आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर। मैं आपको बताऊंगा यहां पर बहुत सारे अभिक्रिया लिखे और पूछेगा बताइए किसका किस में ऑक्सीकरण हो रहा है, मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। देखिए तो देखिए इसको आप पहचानोगे तो यहां पर देखिए इस सल्फर को देखिए, इस सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन भाई साहब थे, इस सल्फर के साथ अब हाइड्रोजन नहीं रहे, मतलब हाइड्रोजन क्या रहे, हाइड्रोजन को छोड़कर चले गए, और हाइड्रोजन का छोड़कर जाना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो क्या बोलेंगे इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में H2S का आपका H2S का क्या हो रहा है, S में क्या हो रहा है, अब ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे देखिए यहां पर देखिए ये है CH3 CH2OH, इसको क्या बोलेंगे, मेथेनॉल। अब देखिए मेथेनॉल में आप देखेंगे और जब अभिक्रिया हुई यहां पर बन गया एल्डिहाइड, ये बन गया भैया एसिटिक एल्डिहाइड। और देखिए यहां पर हाइड्रोजन पहले थी 3, ये रही 2, ये रही 5 और एक कितनी, पहले इसमें भैया 6 हाइड्रोजन थी, लेकिन अब जो हाइड्रोजन बची हैं 3 और 1 4 ही बची हैं, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कम हो गई, हाइड्रोजन हट गई। इसका मतलब क्या है, यह भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो बताइए दोनों परिभाषाएं समझ आई या नहीं आई, कुछ भी नहीं है इसमें। आपके 2 परिभाषा बताई हैं, ये 2 ही इंपॉर्टेंट हैं, बाकी तो 2 तो इसके साथ मैं आपको अभी याद करा दूंगा। भाई 2 तो आपने खुद ने याद कर ली, 2 मैं आपको खुद अभी याद करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बताइए पहली ऑक्सीजन वाली याद कीजिए भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है ना, वह कहलाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का हटना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। बात करें हाइड्रोजन के आधार पर, उल्टी कर दीजिए, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। बताइए समझ आया या नहीं आया, दोनों याद कर लीजिए, 2 की 4 तो मैं खुद करा दूंगा। ठीक है, चलिए इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं तीसरा और चौथा प्रकार, और उनको गाइस एक साथ करेंगे, फिर आपको देखिए कितना अच्छा मजा आता है, बिल्कुल आपको यही याद हो जाएंगी। अब चलिए तीसरी और चौथी दोनों मैं आपको एक साथ ही समझाने वाला हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहे। देखिए तीसरी और चौथी आपको एक साथ, और एक साथ मैं आपको चारों के चारों एक साथ यहां पर क्लियर कर दूंगा। देखिए तीसरी जो है वो है आपके विद्युत धनात्मक तत्व जो होते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व, यानी कि आपके विद्युत धनात्मक तत्व के जुड़ने व हटने के आधार पे। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे
विद्युत ऋणात्मक, चौथी जो डेफिनेशन है वो है विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ने व हटने के आधार पर, जुड़ने व हटने के आधार पर। कुछ भी नहीं है, दोनों अगर आपको याद हो गई, ये तीसरी और चौथी ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। देखिए भैया पहले बात करते हैं किसकी, इसकी ऋणात्मक की। देखिए मैंने आपको बताया था ये आपकी ऑक्सीजन भाई साहब है, ऑक्सीजन भाई साहब नहीं है, ऑक्सीजन महीना है, ठीक है, भाई साहब नहीं है, ऑक्सीजन दीदी है, ऐसे मान लीजिए। तो देखिए ऑक्सीजन क्या होती है, ऋणात्मक। अगर ऑक्सीजन ऋणात्मक है और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन का हटना आपका अपचयन है, तो बताइए ऑक्सीजन की बहिन अगर कोई आती है जो विद्युत ऋणात्मक है, बताइए वो कैसा व्यवहार करेगी। अरे भाई बहिन की तरह व्यवहार करेगी नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी एलिमेंट जो ऋणात्मक है, जैसे मान लीजिए FCl, ठीक है, FCl Bri, कोई सा भी ऋणात्मक तत्व अगर आ जाता है ना, अगर वो ऐड हो जाता है NO3 माइनस, मैंने आपको लिखा थे ना वो कैटायन एनायन, अगर मान लीजिए ये ऐड हो जाते हैं तो क्या बोलेंगे, सेम वही जो आपके ऑक्सीजन वाले जो डेफिनेशन ना वो ही लगा देंगे। भैया क्या डेफिनेशन थी, वापिस से याद करते हैं, क्या याद करेंगे भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता था, ऑक्सीडेशन, बताया था ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, तो ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन की बहन आ रही है, ठीक है, ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन की बहन आ रही है, तो क्या करेंगे, देखिए एग्जाम्पल आपके सामने लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए विद्युत ऋणात्मक, देखिए विद्युत ऋणात्मक जैसे मान लीजिए Ki है ना, ये आपका एग्जाम्पल है, थोड़ा अलग आपको दिखा देते हैं, Ki, ठीक है, Ki प्लस Cl2, और देखिए आपको एग्जाम्पल नोट कर लेने हैं क्योंकि आपको बाद में याद रहेंगे और एग्जाम में आपसे पूछ लेगा तो फिर आपको इनसे आप डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है, I2। ओके, ये एग्जाम्पल को आप देखिए अच्छे से, इसमें देखिए ये है आपका पोटेशियम आयोडाइड, क्या है, पोटेशियम का आयोडाइड, और ये है आपकी क्लोरीन गैस, और जब इसने अभिक्रिया करी तो यहां बन गया पोटेशियम क्लोराइड, और आयोडीन को इसने क्या कर दिया, बाय बाय कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन तो कहीं नहीं जुड़ रही, लेकिन ऑक्सीजन की बहन देखिए FCl Bri, ये भाई साहब क्लोरीन रही, ये क्लोरीन इस पोटेशियम भाई साहब के साथ जुड़ गई इधर, तो क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन गलत, गलत इसलिए क्योंकि इस अभिक्रिया में दोनों चीजें साथ हो रही है, ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया, आगे बताएंगे, लेकिन हमको तो ये पहचानना है कि भैया किसका हो रहा है, हमको तो ऑक्सीडेशन पता लगाना है, तो ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, बोलेंगे जी आपका Ki का, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड का आपका KCl में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बताइए सर कैसे, समझ नहीं आया, तो देखिए ये जो पोटेशियम भाई साहब थे, आप दोनों प्रकार से समझ सकते हैं, कैसे भी, देखिए दोनों तरह से कैसे समझ सकते हैं कि भाई आपका आयोडीन है ना, आयोडीन, इसके साथ देखिए ये आयोडीन है, ये पोटेशियम के साथ जुड़े हुए थे, है ना, अब इस पोटेशियम के साथ क्लोरीन जुड़ गया, और क्लोरीन क्या है भैया, क्लोरीन एक ऋणात्मक है, और क्लोरीन जुड़े, ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन की बहिन जुड़े, क्या होगा, उसका जुड़ना ऑक्सीकरण, तो हो गया ना भाई कि आपके इसके साथ क्लोरीन जुड़ गई, मतलब ऑक्सीजन की बहिन जुड़ गई, इसलिए ये क्या होगा यहां पर, ऑक्सीडेशन। चलिए दूसरी बात करते हैं जिसको बोलेंगे आपका ऑक्सीजन का हटना। बताया था ना हमने, ऑक्सीजन का हटना जिसे हम रिडक्शन बोलते थे, तो यहां पर क्या बोलेंगे कि भैया ऑक्सीजन की बहन अगर हट गई, है ना, मान लीजिए ऑक्सीजन का हटना दिखाया था ना आपको, ऑक्सीजन का हटना, तो अगर ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन की बहन हट जाती है तो वो क्या कहलाती है, रिडक्शन। क्या कहलाती है भैया, रिडक्शन कहलाती है। कैसे, ये देखिए एग्जांपल, देखिए ये भैया ऑक्सीजन की बहन है, ठीक है, जो आपके ऑक्सीजन की बहन है वो यहां पर हट रही है, देखिए देखिए ये आपका है रिडक्शन, देखिए Cl2 प्लस आपके Mg, और यहां पर भैया देखिए क्या बन गया है, यहां पर देखिए विद्युत ऋणी। ओके ओके, एग्जांपल मैंने थोड़ा अलग लिख दिया है, देखिए विद्युत ऋणी की बात हो रही है, तो देखिए यहां पर FeCl3 प्लस आपका H2, और देखिए ये आपका बन गया FeCl2 प्लस भैया बन गया HCl। इसको संतुलित कर देते हैं 2 और 2, ठीक है, संतुलित करना पहले ही सिखा दिया है। अब इस अभिक्रिया को आप अच्छे से देखिए तो क्या देखेंगे, देखिए
यहां पर इस लोहे के पास भैया 3 क्लोरीन थी। अब भैया अब जो क्लोरीन है वो 2 ही रह गई, मतलब क्या है, 1 क्लोरीन छोड़कर चली गई। और भैया ऑक्सीजन हट गई या ऑक्सीजन की बहिन हट गई, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रिडक्शन, यानी क्या बोलेंगे, अपचयन। बताइए आ गया ना समझ। भाई वही है जो सेम डेफिनेशन हमने ऑक्सीजन के साथ बोली थी, वो सेम ही आपके क्या है, परिभाषा है। बस ऑक्सीजन ऋणात्मक है तो ऑक्सीजन की बहिन आ गई ऋणात्मक, तो ध्यान रखना है वही सेम अभिक्रिया होगी। तो हम क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया में FeCl3 का FeCl2 में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या बोलेंगे जी, FeCl3 का FeCl2 में रिडक्शन हो रहा है, यानी कि आपका 1 क्लोरीन हट गई। क्लोरीन क्या है, ऋणात्मक, और ऋणात्मक ऑक्सीजन भी होती है। तो ऑक्सीजन हटे चाहे ऑक्सीजन की बहिन हटे, बात वही है। चलिए अब बात करते हैं अगली, विद्युत धनात्मक, यानी कि आपका कोई कैटायन जुड़ रहा है या कैटायन हट रहा है। तो देखिए कैटायन किसके भाई हैं, बताया था ना भाई, हाइड्रोजन होगा वो पॉजिटिव होता है। अब हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन का कोई भाई आ जाए, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है ना, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये भाई साहब कोई भी आ जाए, है ना, और जिंक है। अगर ये आपके मान लीजिए हाइड्रोजन के अलावा ये भाई साहब जुड़ते हैं, तो जो डेफिनेशन हमने इसके बारे में पढ़ी थी वो सेम डेफिनेशन यहां पर लागू होगी। कैसे, देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने भैया ये पढ़ा था कि अगर आप हाइड्रोजन जोड़ते हो, हाइड्रोजन को जोड़ते हो, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता था, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता था, ऑक्सीडेशन। तो भैया हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन के भाई जोड़ेंगे तब भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। देखिए एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन का भाई जोड़ेंगे तब भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। देखिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में यहां पर देखिए विद्युत धनी तत्व देखिए, तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है ये रहा कि भैया यहां पर देखिए आपका Cl2 प्लस Mg क्या हो जाएगा, Cl2 प्लस Mg। ओके, यहां पर उल्टा लिख दिया मैंने, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहां पर होगा रिडक्शन। ओके, थोड़ा सा गलत लिख दिया गाइस, यहां पर रिडक्शन होगा, है ना। आपका हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है ना, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बार बार होता है, लीजिए हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता था, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन का कोई भी भाई जुड़े वो भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन। जैसे आपका Cl2 प्लस Mg है तो इसका देखिए MgCl2 बनेगा ना। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या देखेंगे, ये क्लोरीन भाई साहब क्या थे, अकेले थे। अब इनके साथ कौन जुड़ गए, धनायन जुड़ गए, मैग्नीशियम धनायन होते हैं। तो अगर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़े या हाइड्रोजन के भाई जुड़े, बात तो वही है। इसलिए ध्यान रखना, हाइड्रोजन का जुड़ना अगर रिडक्शन है तो हाइड्रोजन के भाई मैग्नीशियम का जुड़ना भी रिडक्शन होगा। तो क्या बोलेंगे कि भाई क्या बोलेंगे यहां पर हम क्या बोलेंगे कि भाई Cl2 का MgCl2 में, Cl2 का MgCl2 में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी कि Cl2 का MgCl2 में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। चलिए अगली बात करते हैं, हाइड्रोजन का हटना पढ़ा था हमने, दूसरी परिभाषा हाइड्रोजन का हटना। तो देखिए हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता था, ऑक्सीडेशन कहलाता था ना। तो हाइड्रोजन के भाई हटे चाहे हाइड्रोजन हटे, बात तो वही है। हाइड्रोजन हटे या हाइड्रोजन का भाई हटे, बात तो एक ही है। जैसे प्लस Cl2 है, अब यहां पर आप देखेंगे तो देखिए यहां पर जो आपका पोटेशियम है, ये जो पोटेशियम है ये पहले आयोडीन के साथ जुड़ रहे थे जो कि धनात्मक तत्व है, लेकिन अब यह आयोडीन से दूर हो जाते हैं। देखिए अब यहां पर देखिए भाई ये Ki है, ठीक है, यहां पर देखिए ये पोटेशियम आयोडाइड है, मतलब Ki है, ठीक है, ये आपका Ki है। यानी कि यह जो पोटेशियम जो है इसके साथ पहले क्या जुड़ रहा था, आयोडीन जुड़ रहा था, लेकिन जो आयोडीन को छोड़कर पोटेशियम अलग भाग गया। मतलब क्या है, यहां पर हाइड्रोजन हट गया, मतलब क्या है, धनायन हट गया। हाइड्रोजन हटे चाहे इसका भाई हटे, तो यहां पर क्या हो रहा है, पोटेशियम भाई साहब इसको छोड़कर चले गए, और यहां पर इसको छोड़ के जाने क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो हम क्या बोलेंगे यहां भैया Ki का आई में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो बताइए चारों जो आपके तरीके हैं वो आपको समझ आए या नहीं आए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दो याद करने, दो भी याद नहीं करने, एक याद करना है बस। कौन सा, ऑक्सीजन वाला याद कर लीजिए कि भाई ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना
अपचयन। फिर हाइड्रोजन का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, अरे भाई ऑक्सीजन का याद कर लिया, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन के भाई जो हैं, ऑक्सीजन की जो बहन है विद्युत ऋणी, उनका जुड़ना भी ऑक्सीकरण हो गया, उनका हटना भी अपचयन हो गया। इसी प्रकार से अगर आपने ऑक्सीजन का याद कर लिया, हाइड्रोजन के लिए बिल्कुल उल्टा कर दो कि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण। और जो हाइड्रोजन के लिए परिभाषा है वो उनके भाई जो हैं विद्युत धनात्मक, उनके लिए भी सेम ही डेफिनेशन होगी। तो आशा करते हैं आपको चारों समझ आ गए, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर जो पांचवी डेफिनेशन है जो बिल्कुल इनसे अलग है उसके बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के लेने व देने के आधार पे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट डेफिनेशन जो है ऑक्सीकरण अपचयन की, उसके बारे में। ये जो परिभाषा है वो आपके इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर है, मतलब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन देता है उसके आधार पर। अगर यहां पर आप इसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे आप गलती कर बैठोगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई जो परिभाषा हाइड्रोजन के आधार पर दी गई थी, जो परिभाषा हाइड्रोजन के आधार पर दी गई थी, उसी आधार पर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की आपके जो परिभाषा है वो दी गई है। कैसे याद करेंगे भाई, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कहता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन कहता है इलेक्ट्रॉन से भैया मेरे पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपकी जो परिभाषा है वही मेरी परिभाषा है, मैं तो ऑक्सीजन के साथ नहीं जाऊंगा, ऑक्सीजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, हाइड्रोजन मेरे पास तो एक ही है। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की जो है आपकी जो परिभाषा है सेम है। कैसे देखिए, ऑक्सीडेशन देखें भाई, ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो हमने क्या देखा था, आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता था, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन हट रहा है किसी अभिक्रिया से, अगर इलेक्ट्रॉन किसी अभिक्रिया से निकल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी अभिक्रिया से निकल रहा है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। कैसे देखिए, जैसे सोडियम जो है आपको पता होगा, सोडियम इस प्रकार से अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन निकल गया ना यहां से, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने क्या किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग दिए, और यहां पर 2 धनावेश इसके ऊपर आ गए, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। यानी कि इलेक्ट्रॉन का, आपका हाइड्रोजन क्या परिभाषा क्या थी भाई, इलेक्ट्रॉन का वो आपके हाइड्रोजन का हटना, तो यहां पर बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का हटना या इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन आपकी कहलाती है रिडक्शन यानी कि अपचयन। अपचयन क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉन लेके आओ, भाई हाइड्रोजन लेके आओ, बोला था ना, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, तो आपका इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी रिडक्शन है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ रहे हैं, जैसे ये आपके क्लोरीन, ठीक है, जैसे क्लोरीन जो है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन जो है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और क्या बना दिया, Cl-। ऑक्सीजन जो थी, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और क्या बना दिया, O2-। बताइए, O2-। तो ये आपकी है, ये लीजिए लाइट भी जा चुकी है। तो यहां पर दोस्तों लाइट है वो बिल्कुल जा चुकी है, गांव में यही प्रॉब्लम होती है। तो देखिए यहां पर लास्ट को समझ लीजिए, फिर आगे का जो भाग है लाइट आने पर बनाएंगे। तो देखिए यहां पर इतना सा आपको ध्यान रखना है कि भाई ऑक्सीजन की जो ये आपके इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की जो व्यवस्था है वो आपके किसके आधार पर दी गई थी, आपके हाइड्रोजन के बराबरी। जैसे हाइड्रोजन जुड़ रहा था वैसे हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता था, रिडक्शन, तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन। देखिए यहां पर क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और Cl- बना दिया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और O2- बना दिया, तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन का हटना क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण। ठीक है, आप अगर इन पांचों को लिख लोगे और एक साथ अगर तुलना करके देखोगे ठंडे दिमाग से, आपको पांचों की पांचों परिभाषाएं हैं यहां पर याद हो जाएंगे, ऐसा मेरा वादा है। ठीक है, आप लिखोगे पांचों को और एक साथ उनको कंपेयर करके देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है गाइस, इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे लाइट आने पर आगे कंटिन्यू करते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया और आपका आपके ऑक्सीकारक व अपचायक के बारे में।
तो चलिए दोस्तों अब कंटिन्यू करते हैं जो हम पहले पढ़ रहे थे। अब देखिए बीच में लाइट चली गई थी, गांव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब देखिए पहले हमने आपके जो ऑक्सीकरण है, अपचयन है, इसको यहां पर पूरा पढ़ लिया था। अब मैं आपको समराइज कर देता हूं, मतलब जो ऑक्सीकरण अपचयन की जो पांचों परिभाषा है ना, इनको मैं आपको एक साथ बता देता हूं ताकि आपको जो कंफ्यूजन है वो यहां पर सारा का सारा दूर हो जाए। चलिए देखते हैं। तो देखिए मैं आपके सारे जो कंफ्यूजन है उनको यहां पर क्लियर कर देता हूं। पांचों जो डेफिनेशन पढ़ी हैं उनको यहां पर एक साथ आपके सामने बता देता हूं ताकि आपको यहां पर सब कुछ क्लियर हो जाए। देखिए पहली परिभाषा, दूसरी परिभाषा, तीसरी परिभाषा, चौथी परिभाषा और पांचवी परिभाषा। पहली पढ़ी थी हमने ऑक्सीजन के आधार पर, दूसरी पढ़ी थी हमने हाइड्रोजन के आधार पर, तीसरी पढ़ी थी नेगेटिव आयन के जुड़ने हटने के आधार पर, चौथी पढ़ी थी हमने पॉजिटिव जो आपके यानी कि विद्युत धनी तत्व होते हैं उनके जुड़ने हटने के आधार पर, और पांचवी पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। देखिए समराइज करते हैं। इसके आधार पर जो आपके ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इसके अनुसार जो आपका क्या होता है, रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन, ठीक है, यानी कि आपका इसको बोलते हैं अपचयन, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन के आधार पर, यानी कि ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो देखिए ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीडेशन होता है अगर किसी में ऑक्सीजन जुड़ रही हो, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का ऐड होना, वो आपका कहलाता है ऑक्सीडेशन। इसकी उल्टी परिभाषा रिडक्शन, ऑक्सीजन के आधार पर बताएं तो ऑक्सीजन का हटना यानी कि ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। बात करें हाइड्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन में बिल्कुल उल्टा कर देना है, ठीक है। अब देखिए मैं हाइड्रोजन को बताने से पहले नेगेटिव के बारे में बताता हूं, क्योंकि ऑक्सीजन है वो ऋणात्मक होती है और जो भी आपके नेगेटिव एलिमेंट है जैसे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सारे नेगेटिव हैं। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है या ऑक्सीजन की बहन जुड़ रही है तो ध्यान रखना इनका जुड़ना भी, है ना, इनका जुड़ना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जैसे आपको पता होगा आपका जैसे Cl है, FCl, Br, I, है ना, अगर ये जुड़ रहे हैं, है ना, ये नेगेटिव आयन होते हैं, अगर ये जुड़ जाते हैं किसी में तो ध्यान रखना उनका ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इनका हटना क्या कहलाएगा, इनका हटना भैया कहलाएगा रिमूव होना, रिडक्शन। आगे बात करते हैं। दूसरी जो परिभाषा है वो हाइड्रोजन के आधार पर है, तो बिल्कुल उल्टा कर देना है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है उसे हम बोलेंगे रिडक्शन, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाएगा रिडक्शन और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और वही परिभाषा आपके जो धनात्मक प्रवृत्ति के एलिमेंट होते हैं उनके जुड़ने हटने आधार पर ही होगा कि अगर आपका हाइड्रोजन के साथ मान लीजिए हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहा है और कोई भी विद्युत धनात्मक जुड़ रहा है ना, इसका कोई भाई है, जैसे आपका मान लीजिए सोडियम है, पोटेशियम है ना, और आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम, ये सभी धनात्मक है, ठीक है, Na+, K+, A+2, Mg+2, अगर ये जुड़ रहे हैं तो ये भी क्या होंगे, अगर ये जुड़ेंगे तो ये आपके कहलाएगा क्या, रिडक्शन, और अगर ये हटेगा तो ध्यान रखना ये क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं लास्ट डेफिनेशन जो आपकी है इलेक्ट्रॉन के लेने और देने के आधार पर। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैंने आपको बताया था भाई हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन क्या कहता है, आप मेरे साथ ही चल चलिए, है ना। तो ध्यान रखना इसकी जो परिभाषा है वो हाइड्रोजन के समान ही है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का हटना, है ना, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, तो उसे कहेंगे क्या, आपका रिडक्शन। बताइए पांचों डेफिनेशन है वो आपके समझ आई या नहीं आई, मैंने आपको समराइज कर दिया एक साथ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, उसके बारे में। देखिए ठीक है, इसको तो आपने पहले बता दिया, मैं तो आपको समराइज करके बताया हूं, नोट डाउन आपने पहले कर लिया होगा। अब यहां पर आपके एक मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखिए इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना, इसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए ये क्या चीज है भाई, तो देखिए ऐसी केमिकल अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हो। मतलब एक पदार्थ है उसमें तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का साथ में अपचयन हो रहा हो, मतलब दोनों चीजें साथ साथ हो रही हो, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि आपका रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए
यह आपकी अभिक्रिया है, मान लीजिए एक सिंपल सी अभिक्रिया लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका है कॉपर सल्फेट प्लस Zn, कॉपर सल्फेट प्लस Zn, और इस अभिक्रिया में बनता है ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, देखिए कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट के आपके विलयन में जब हम जिंक धातु मिलाते हैं तो होता क्या है, जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर धातु विस्थापित हो जाती है। अब देखिए ये एक प्रकार की क्या है, विस्थापन अभिक्रिया भी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। अब आपको इसको प्रूफ कैसे करना है कि आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी कि आपको यह बताना है कि यह आपके इसमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसमें आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो देखिए मैंने आपको जो परिभाषा बताई थी सारी याद होनी चाहिए। पहली परिभाषा याद कीजिए कि भाई ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस कॉपर के साथ यहां पर देखिए ऑक्सीजन 4 थी, लेकिन जब यहां पे कॉपर से क्या बना, ये कॉपर सल्फेट से जब कॉपर बना तो यहां पर इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। मतलब यहां से जो पहले इसके देखो, आप सल्फर को छोड़ो है ना भाई, आपको जो परिभाषा है उसके अनुसार आप देखो कि परिभाषा में क्या है कि भाई ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन घटना, तो यहां पर CuSO4 है। ठीक है, CuSO4 है, हाँ ना, इसको मैं ऐसे लिख दो भाई, CO4 आपका कंफ्यूज हो रहा है तो CuSO4 है। तो यहां पर CuSO4 में ऑक्सीजन 4 थी इस कॉपर के साथ, लेकिन जब यहां पर अभिक्रिया हुई तो यहां पर कॉपर अकेला रह गया। मतलब यहां क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गई। और क्या बताया था भाई, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन यानी कि अपचयन। तो देखिए पहली बात यहां पर अपचयन तो हो रहा है। अब बात करते हैं यहां पर ऑक्सीकरण कहां हो रहा है। तो देखिए यहां पर देखिए भाई साहब जिंक को, तो जिंक पहले अकेला था और जब अभिक्रिया हुई तो जिंक बदल गया जिंक सल्फेट के अंदर, और अब जिंक पहले अकेला था, अब जिंक के साथ ऐड हो गया 4 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ऐड होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का ऐड होना ही कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। तो बताइए दोनों चीज एक साथ हो रही है या नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यह क्या है, एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आपके दोनों चीजें साथ साथ होती हैं, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया भी बोलते हैं, लेकिन यहां पर इसका शॉर्ट जो नाम है वो आपका है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और आपके सामने मैं लिख देता हूं। ठीक है, वैसे तो एग्जांपल बहुत है लेकिन आपको पहचानना है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लिख दूं कि भाई Fe2O3 प्लस आपका 3CO, और यहां पर यह अभिक्रिया बन रही है 2Fe प्लस 3CO2। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको पहचानना है कि भैया किस प्रकार से ये आपके रेडॉक्स अभिक्रिया है, किस प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए देखते हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं लेफ्ट साइड, यानी कि जो आपके रिएक्टेंट होते हैं अभिकारक, उनको देखते हैं। तो लोहा है यानी कि आयरन है, Fe है, Fe के साथ ऑक्सीजन का अणु जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम इधर देखते हैं लोहे को, तो ध्यान रखना है इस लोहे के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन इसके साथ हट गई, तो क्या बोलेंगे कि Fe2O3 का Fe में क्या हो रहा है भैया, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। इधर बात करते हैं, इधर है आपका CO, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपकी अभिक्रिया करती है तो भैया यहां पर बनता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहां पर एक ऑक्सीजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। सो गाइस यही प्रॉब्लम है गाँव में। ठीक है, तो देखिए ये आप समझ गए हैं कि यहां पर आपका एक तरफ तो रिडक्शन हो रहा है, एक तरफ ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं क्या बोलते हैं हम, इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं आपका एक ऑक्सीकारक। ठीक है, ऑक्सीकारक और अपचायक ये क्या चीज होती है, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है भाई कौन सा ऑक्सीकारक है, कौन सा अपचायक है। और फिर इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर जो आपके रेलवे ग्रुप 2018 एग्जाम हुई है उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके ऑक्सीकारक व अपचायक के बारे में। आपको बहुत सारे डाउट होते हैं कि कौन सा ऑक्सीकारक है, कौन सा अपचायक होता है, क्योंकि अपन की जो डेफिनेशन है ना थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है। लेकिन आज मैं आपको जो कंफ्यूजन है सारा यहां पर दूर कर दूंगा। आज आपको जो ऑक्सीकारक है और अपचायक है, इन दोनों में कोई भी आपको बिल्कुल भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। देखिए, ऑक्सीकारक जो होता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अपचायक होता है इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, ऑक्सीकारक की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये खुद क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। मतलब खुद का तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, सीधी सी बात है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास पैसे हैं, मैंने किसी को दे दिए, तो दूसरे के पास तो पैसा बढ़ जाएगा ना, लेकिन मेरा खुद का क्या होगा, खुद के पास पैसों की कमी होगी ना। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे का ऑक्सीकरण तो कर देंगे, लेकिन जब दूसरे का ऑक्सीकरण करेंगे तो सीधी सी बात है खुद का क्या होगा, अपचयन होगा। भाई एक चीज धनावेश बढ़ रही है तो सीधी सी बात है किसी परमाणु पर मान लीजिए धनावेश बाहर निकल रहा है, तो बताइए कौन सा आवेश बढ़ेगा, भाई ऋणावेश बढ़ेगा ना। तो सेम वही चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे का ऑक्सीकरण कर देते हैं, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, लेकिन खुद का क्या हो जाता है, खुद का रिडक्शन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन का परऑक्साइड H2O2, आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल Cl2 है ना, क्लोरीन, और आपका KMnO4 पोटेशियम, इसको आपको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ये होता है K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और आपका PbO यानी कि लेड ऑक्साइड। ये आपके सारे के सारे क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो होता है वो आपका होता है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा होता है, ध्यान रखना फ्लोरीन। ठीक है, जो फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन वो सबसे प्रबल क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। अब देखिए, अब आपको बताते हैं भाई ऑक्सीकारक कैसे काम करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें क्या है, ये आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया है, और इसमें आपके देखिए ये है 2Ki, ठीक है, मतलब पोटेशियम आयोडाइड है, और यहां पर है H2O2 जो आपका हाइड्रोजन का परऑक्साइड है। ठीक है, और जब अभिक्रिया हुई तो यहां पर बना KOH यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और I2। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए ये जो H2O2 है ना, ये यहां पर काम कर रहा है ऑक्सीकारक का, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे का ऑक्सीकरण करेंगे। अब आप यहां पर सोचिए कि भाई यहां किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण के लिए मैंने आपको बताई थी जो पांचों डेफिनेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर Ki जो है ना, ये जो Ki है, यहां पर I को अगर आप देखोगे तो I के साथ पहले क्या था, K था, और K क्या होता है, पोटेशियम, K प्लस होता है पोटेशियम, और पोटेशियम क्या होता है, एक विद्युतधनी यानी कि पॉजिटिव क्या होता है, एटम होता है। और यहां पर Ki था वो I2 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भैया ये है कि यहां पर जो आपका पोटेशियम है वो आयोडीन से अलग हो गया, और पोटेशियम क्या है, धनावेश है ना, यानी कि आपका हाइड्रोजन है, ऐसे मान के चलिए भाई हाइड्रोजन हटे या हाइड्रोजन का भाई हटे, ध्यान रखना उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। तो यहां पर क्या हो गया, 2Ki है, इसका I2 में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। किसने किया भाई, H2O2 में। अब आप कहेंगे सर H2O2 है, चलो इसने तो आपका ऑक्सीकरण का काम कर दिया, मतलब इसका इसमें ऑक्सीकरण कर दिया, लेकिन खुद का अपचयन कैसे हुआ। ठीक है, खुद का अपचयन कैसे हुआ, तो देखिए अपचयन का मतलब क्या होता है भाई, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की संख्या में कमी होना। भाई अपचयन की जो परिभाषा बताई थी वो क्या बताई थी, या तो ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो या हाइड्रोजन जुड़ जाए। तो यहां पर आप देखेंगे इस अभिक्रिया में, देखिए यहां से अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो यहां पर देखिए H2O2, यहां पर इस हाइड्रोजन के पास भैया 2 ऑक्सीजन थी, लेकिन जब यह अभिक्रिया हुई तो यहां पर इसके पास एक ही ऑक्सीजन रह गई, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो भाई साहब थे H2O2, इनका क्या हो गया, इनका खुद का क्या हो गया, अपचयन हो गया। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने आपके 2Ki का यानी कि आपका पोटेशियम आयोडाइड का I2 में यानी कि आयोडीन में क्या कर दिया, आपका ऑक्सीकरण कर दिया। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो दूसरे का क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं, लेकिन खुद का अपचयन हो जाता है, उन्हें क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक में एक चीज और ध्यान रखनी है, जो ऑक्सीकारक होते हैं वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थों को दे देते हैं। ध्यान रखना, ऑक्सीकारक जो होते हैं अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ को दे देते हैं जिनका ऑक्सीकरण होना होता है। चलिए
अब बात करते हैं अपचाय की। अब देखिए अपचाय के बारे में आपको ध्यान रखना है। अपचाय की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है, ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का कर देते हैं अपचयन कर देते हैं। ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का अपचयन कर देते हैं लेकिन उनका खुद का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे प्रबल जो अपचायक होता है वो आपका लिथियम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। और प्रबल जो ऑक्सीकारक होते हैं उनमें आपके हेलोजन यानी कि 17वें ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ना, FCl Bri ये होते हैं। लेकिन इनमें फ्लोरीन होता है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है। लेकिन सबसे प्रबल अपचायक पूछ ले, सबसे मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछ ले तो ध्यान रखना है आपका लिथियम इसका आंसर होगा। इसके और एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन है, H2S है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन है, H2O2। ये क्या है, आपके अपचायक है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखते हैं कि आपके किस प्रकार से ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। देखिए तो यहां पर देखिए H2O2 है ना, वो आपके दोनों प्रकार से काम करता है। लेकिन आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है भाई, ये इस रिएक्शन में किसका काम कर रहा है। 2018 ग्रुप डी में प्रश्न पूछा गया था इस प्रकार की कभी कभी देकर कि बताइए यहां पर जो H2O2 है वो किसका काम कर रहा है, अपचाय का काम कर रहा है या ऑक्सीकारक का। तो आपको देखना है दोनों का काम करता है, लेकिन अभिक्रिया में क्या कर रहा है उसको देखिए। तो देखिए यहां पर H2O2 है, यहां पर Cl2 है और यहां पर बन गया 2HCl और यहां पर O2। अब आपको यहां पर क्या देखना है कि भाई यहां पर ये क्लोरीन है और यहां पर जो क्लोरीन है इसके साथ यहां पर देखिए क्लोरीन की संख्या पहले 2 थी और यहां पर क्लोरीन की संख्या क्या हो गई भैया 1। इसका मतलब क्या है, इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया रिडक्शन। और वही तो हम बोलते हैं भाई, रिडक्शन करना ही तो आपका क्या कहलाता है, वे एलिमेंट वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का रिडक्शन कर देते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं, अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर देखिए जो H2O2 है, H2O2 उसने क्लोरीन का क्या कर दिया, आपका रिडक्शन कर दिया है। तो क्या बोलेंगे भैया यहां पर H2O2 है वो आपके अपचायक का यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहां पर बात करते हैं, देखिए यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर देखिए यहां पर AlCl3 है, यहां पर 3K है और यहां पर एल्युमिनियम है और यहां पर 3KCl है। अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर देखिए यहां पर AlCl3 है और यहां पर देखिए यहां पर आपका एल्युमिनियम ही है ना। यहां पर देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एल्युमिनियम के साथ पहले क्लोरीन जुड़ रही थी। क्लोरीन क्या है, ऋणात्मक। और ऋणात्मक क्या होते हैं, ऋणात्मक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की डेफिनेशन है वो भाई ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का हटना आपका अपचयन। तो यहां पर देखिए यहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, ऋणात्मक है। तो बताइए क्लोरीन का हटना क्या कहलाएगा, क्लोरीन का हटना कहलाएगा आपका रिडक्शन। तो यहां पर AlCl3 का रिडक्शन हो रहा है किसमें, एल्युमिनियम में। कर कौन रहा है, ये भाई साहब पोटेशियम। तो ध्यान रखना है जो पदार्थ दूसरे पदार्थों का अपचयन कर देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक। तो आपको ध्यान रखना है सबसे प्रबल जो अपचायक होता है वो आपका ये होता है। ओके गाइस, तो आशा करता हूं आपको जो ऑक्सीकरण है और अपचयन है वो आपके ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों में आपको फर्क मालूम पड़ गया होगा कि क्या होते हैं। अब यहां पर एक दो क्वेश्चंस और एक दो आपके कुछ टॉपिक, एक दो रिएक्शन और हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिर मैं आपको रेलवे भर्ती परीक्षा में जो क्वेश्चंस आए गए थे उनका डिस्कस करता हूं। तो आप एक बार इनको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपके सामने एक दो रिएक्शंस और हैं जिनको यहां पर आपके सामने डिस्कस करता हूं। चलिए दोस्तों, अब यहां पर बात करते हैं। एक तो है आपका क्लोर क्षार अभिक्रिया मतलब क्लोर एल्कली रिएक्शन और एक आपकी है अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अब देखिए क्लोर क्षार अभिक्रिया जो होती है ना वो क्या होती है, जब आपका देखिए वैसे तो आपका जो NaCl है उसकी विधियों में है, वहां पर हम अलग से NaCl के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे कैसे रिएक्शन करता है। लेकिन यहां पर बात हो रही है आपकी अभिक्रियाओं की, तो मैं सोचा इसको बता भी दूं। देखिए तो क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्या होता है, अगर आप NaCl का 10% विलयन बनाते हो, मतलब आपने क्या लिया, पानी लिया 1 लीटर, अब उसमें 10% नमक डाल दिया है ना और 90% पानी है, तो अगर उसके अंदर आपने क्या किया, विद्युत धारा दी, मतलब अगर 10% NaCl यानी कि आपका जो साधारण नमक होता है ना NaCl उसके 10% जलीय विलयन में आपने क्या की, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो वहां पर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस अभिक्रिया को ही क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्लोरीन और क्षार का बनना, देखिए क्लोरीन प्लस क्षार का बनना, ये क्लोरीन बन रही, ये क्षार बन रही। तो ध्यान रखना है इसमें क्या होता है, 10% क्या होता है, 10% NaCl का सॉल्यूशन होता है। उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यहां पर
एक क्लोरीन, एक क्षार और आपके हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है, आपका क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। एक आपके होती है अवक्षेपण अभिक्रिया, मतलब प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखिए इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। क्या होता है, आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है ना, ध्यान रखना। पहली बात तो ये आपसे प्रश्न पूछेगा और पूछा भी गया है 2018 में, आप सारे के सारे प्रश्न उठाकर देख लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया पेज नंबर 335 पर यूथ पब्लिकेशन बुक से, उसमें आपको खुद पता लगाएंगे। मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन भी करूंगा 2-4, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा प्रश्नों की, आप खुद कहेंगे। इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए तो अवक्षेपण जो अभिक्रिया होती है ना, प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, यह पहली बात तो ये कि यह जो अभिक्रिया होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण ही होता है, यानी कि आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है इसके फलस्वरूप ही होता है। इसमें क्या होता है कि जब द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है तो यहां पर एक अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब क्या है, जो आपके सॉल्यूशन के अंदर घुलता नहीं है ना, उसे बोलते हैं अवक्षेप। तो ध्यान रखना, इस अभिक्रिया में क्या बनता है, आपका एक अवक्षेप बनता है जो आपका घुलता नहीं है। जैसे आपका अगर सोडियम आपका सल्फेट है, सोडियम सल्फेट के अंदर आप बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 मिलाते हो, तो यहां पर क्या होता है, Na2 जो है, सोडियम जो है और आपका बेरियम है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के आयनों को चेंज कर देते हैं। मतलब सोडियम के साथ जुड़ जाता है Cl2 और Ba के साथ जुड़ता है सल्फेट, तो यहां पर बनेगा BaSO4 और NaCl। तो ध्यान रखना, ये जो होता है ना, ये एक अवक्षेप होता है, मतलब एक ऐसा लवण बनता है, एक ऐसा साल्ट बनता है जिसके जो आयन होते हैं एक दूसरे में घुलते नहीं है, मिलते नहीं है, सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो ऐसे अभिक्रियाओं को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, मतलब प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। ओके गाइस, तो इनको आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके अच्छे लेवल के हैं उनको आपके सामने करवाता हूं, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब यहां पर दो चीजें हैं। देखिए, हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में, लेकिन यहां पर मैंने आपको एग्जांपल थोड़े कम बताए थे, और ये जो एग्जांपल है बार बार अपनी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे 2018 की में, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार फिर से ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में बताओ। देखिए, वैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, ऊष्माक्षेपी इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने के बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, मतलब तापमान में वृद्धि हो जाती है, ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में क्या होता है, जब अभिक्रिया संपन्न हो जाती है तो वहां पर ऊष्मा बनती है, मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है। देखिए, जैसे अगर आप अम्ल और क्षार है उसका तनुकरण करेंगे, मतलब डाइल्यूट ऑफ एसिड एंड बेस, तो होता क्या है, जब आप किसी पानी के अंदर, ठीक है, ये यहां पर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अम्ल या क्षार को पानी के अंदर डालते हो ना, तो आपको ये बोला जाता है कि अम्ल व क्षार को पानी के अंदर क्यों नहीं डालना चाहिए, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, मतलब एक्सोथर्मिक, मतलब जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है जिसके अंदर आप डालते हो, तो वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है, तो वहां पर हमको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अम्ल और क्षार जो है उसका तनुकरण करना है, मतलब अम्ल के अंदर वाटर ऐड करना या फिर क्षार के अंदर वाटर ऐड करना, ये आपकी कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला एग्जांपल है प्राकृतिक गैस का दहन, यानी कि कंबस्टेशन ऑफ आपका नेचुरल गैस। अब आपको एक चीज और नोट डाउन करनी है जो कि आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी आपके जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक होते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का दहन करेंगे, मतलब जलाएंगे, तो ध्यान रखना है हमेशा कौन सी गैस निकलती है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को, है ना, आप किसी भी कार्बन को या हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो हमेशा क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक सीधा सा एग्जांपल देखिए, जैसे आपने पहला क्या लिखा, मान लीजिए कार्बन है, कार्बन को जलाया, तो ध्यान रखना कार्बन को जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएगी, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से अगर आप प्राकृतिक गैस मेथेन जो है, अगर मेथेन को जलाते हो, मेथेन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। वही किसी भी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई वस्तुएं जल सकती है, आग तभी लगती है ऑक्सीजन हो तब। तो अगर CH4+2O2, तो ध्यान रखना हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और एनर्जी बाहर निकलती है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा। भाई अगर अमोनिया, आपके जो मेथेन गैस है इसको जलाओगे, सीधी सी बात है तापमान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो ध्यान रखना किस प्रकार की अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक। तो ध्यान रखना है, जो अलग से बात आपको बताई है, भाई हाइड्रोकार्बन कोई सा भी हो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कोई सा भी हो, अगर आप उसको जलाओगे, दहन करोगे, तो ध्यान रखना है हमेशा कौन सी गैस निकलती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए,
आगे यहां पर है सस्पेंशन यानी कि रेस्पिरेशन। तो ध्यान रखना रेस्पिरेशन किस प्रकार की आपकी किस प्रकार की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। ध्यान रखना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं तो श्वसन के दौरान हमारे शरीर से एनर्जी बनती है, श्वसन से एनर्जी बनती है और एनर्जी का बाहर निकालना, एनर्जी बनना ही आपके एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी कहलाता है। और आपको ध्यान रखना है कंपोस्ट खाद जो बनते हैं, मतलब किसी चीज का गलना है ना, कंपोस्ट बनना, कंपोस्ट खाद आपको पता है, कंपोस्ट खाद बनाए जाते हैं आपके गाय भैंस से गोबर होते हैं उनकी मदद से, तो उनका मतलब एक प्रकार से किस चीज का सड़ना गलना, उससे क्या होती है एनर्जी। आपको पता होगा अगर आप गोबर को किसी चीज को डाल दो उसका तापमान बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ना ही आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आता है। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है। आगे है ऊष्माशोषी यानी कि एंडोथर्मिक। यह अभिक्रिया क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के बाद आपके तापमान में कमी हो जाती है। मतलब अगर आप टेस्ट ट्यूब ले रहे हो तो टेस्ट ट्यूब में ठंडी हो जाएगी। मान लीजिए जैसे आपके पास क्या है भाई, बर्फ है, बर्फ को आपने खुला छोड़ दिया, हाथ के ऊपर रखोगे तो बताइए ठंडा महसूस होगा नहीं होगा। पेट्रोल है, एसीटोन है, उसको आप हाथ के ऊपर क्या करते हो, रखते हो, तो वाष्पीकरण, उसका वाष्पीकरण हो जाता है ना। तो वाष्पीकरण होने के कारण वहां पर क्या हो जाता है, तापमान कमी हो जाती है। और जिस अभिक्रिया में तापमान में कमी होती है यानी कि ऊष्मा में कमी होती है उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होना, उसे क्या बोलेंगे ऊष्माशोषी। एग्जाम्पल देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये रहा, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। वेरी वेरी इंपोर्टेंट भाई, पूछेगा प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। ध्यान रखना है ऊष्माशोषी यानी कि एंडोथर्मिक। क्यों है आपको मैं रीजन बता दूं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए आपके जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य से तापीय ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और ऊर्जा ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आता है, और ऊर्जा त्यागना ऊष्माक्षेपी में। तो इस कारण से आपका जो प्रकाश संश्लेषण है फोटोसिंथेसिस, वो ध्यान रखना है किसके अंदर आता है, ऊष्माशोषी के अंदर। अगला है कुकिंग ऑफ एग यानी कि अंडे का पकना। अंडे को पकाते हो ना खाने के लिए, ठीक है, हो सकता है आप नहीं खाते हो मेरी तरह, तो कुकिंग ऑफ एग यानी कि अंडे का पकना वो आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंदर आता है। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब यानी कि बर्फ का जो घन है, बर्फ का पिघलना, वो आपके किसी में आता है, ऊष्माशोषी में। और एक और है अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया जो है ना, अमोनियम उसको आप वाटर में ऐड करोगे, अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl, अगर उसको पानी के अंदर क्या करते हो, डाल देते हो, तो ध्यान रखना है कि अमोनियम क्लोराइड है वो आपके हीट बाहर निकलती है ना, मतलब एनर्जी बाहर निकलती है। तो ध्यान रखना ये सारे सारे आपके ऊष्माशोषी एग्जाम्पल थे, ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट थे तो मैंने आपको करा दिए। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए थे, एक बार आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आपकी रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे नहीं हो सकते या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बाकी तो गाइस मैं आपको यही सजेशन दूंगा, क्योंकि ये जो बुक है ना बड़ी शानदार बुक है, एक बार इसको मंगा लीजिएगा, ठीक है। यूथ पब्लिकेशन की हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है, आप अमेजन से मंगवा सकते हो। अमेजन का लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है, ये बुक को मंगा लीजिए, बहुत हेल्प करेगा इसे। ये जो बुक है ना इसमें प्रीवियस ईयर के बहुत शानदार प्रश्न है, आप इसको मंगवा लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो देखिए बाकी क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपका एग्जाम में टाइम बहुत कम है, तो मैं आपको थ्योरी करवा रहा हूं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, सिर्फ वही क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए पहला जो प्रश्न था वो ये था इसी प्रकार से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उन रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानिए जिनमें द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। ये आपके ऑप्शन थे और आपको बताना था कि भैया कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट वाली नहीं है, मतलब किसमें दोहरा विस्थापन नहीं हो रहा है। देखिए तो आपको मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में यह बताया था, जब आपके दो अलग अलग परमाणु होते हैं, वो दो अलग अलग पदार्थ होते हैं, अपने अपने परमाणुओं का एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, आदान प्रदान कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए पहचानिए, देखिए कॉपर है, इस कॉपर के साथ सल्फेट जुड़ रहा है ना, देखिए कॉपर है और कॉपर के साथ कौन जुड़ रहा है, सल्फेट जुड़ रहे हैं, और इस हाइड्रोजन के साथ आपका क्या क्या जुड़ रहा है, यहां पर सल्फर जुड़ रहा है। इस कॉपर के साथ सल्फेट है और यहां पर हाइड्रोजन के साथ सल्फेट आपका सल्फर है। तो देखिए अब अगर आप आगे देखेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है भाई, ये जो सल्फर है वो तो इसके पास जाना चाहिए और ये जो सल्फेट है वो इसके साथ जाना चाहिए, मतलब बनना चाहिए H2SO4, बिल्कुल सही है, और यहां पर बनना चाहिए CuS जो बिल्कुल सही है। मतलब
पहली वाली डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। चलिए आगे बात करते हैं। Mg3N2 और प्लस 6H2O और यहां पर है MgOH2 और यहां पर NH3। अब देखिए यहां पर ना H2O है, इसको आप ब्रेक कैसे करेंगे? पहली बात ये है भाई H2O है, इसमें आपको ब्रेक कैसे करेंगे? ब्रेक करेंगे तो यहां पर देखिए H प्लस आएगा और यहां पर OH माइनस आएगा, ठीक है, जो यहां पर ऐसा होगा नहीं, है ना, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा अलग है। अब देखिए अगर हम और एग्जांपल को देखते हैं, देखिए BaCl2 है और H2SO4 है, इनमें आप देखेंगे तो इस बेरियम के साथ क्लोरीन है यानी क्लोराइड है Cl2 और हाइड्रोजन के साथ सल्फेट है। तो यहां पर क्या होगा, एक दूसरे में चेंज करेंगे तो सल्फेट जो है वो चल जाएगा Ba के पास, तो क्या बन जाएगा BaSO4, सही है। और यहां पर देखिए H2 और Cl बन के बनेंगे HCl, यानी कि ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है। यहां हम चेक करते हैं तो Na है, OH है और HCl है, तो इनको ब्रेक करें तो देखिए NaOH जो है ना, यहां पर है Cl, तो यहां पर क्या होगा, ये जो OH है वो तो जाएगा इसके पास और Cl है वो जाएगा इसके पास, तो NaCl प्लस H2, तो ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो राइट आंसर आ जाएगा भाई ये वाली आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर इसका ब्रेक ही सही नहीं हो रहा, और अगर ब्रेक करेंगे भी तो फिर ये वाले नहीं बनेंगे। इसलिए आपको पहचाना था कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट वाली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो डबल डिस्प्लेसमेंट आपका रिएक्शन का उदाहरण नहीं है। चलिए अब यहां पर एक प्रश्न पूछा गया था, यहां पर मैं आपको मिस कर दिया हूं, जब आपको उत्प्रेरक वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, तो वहां पर मैंने गाइस इसको छोड़ दिया था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्प्रेरक वाला चैप्टर जहां पर पढ़ा था हमने कैटलिस्ट वाला, वहां पर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि वह पहला वैज्ञानिक जिसने उत्प्रेरक की खोज की थी, कैटलिस्ट की खोज सबसे पहले डोबे राइनर नामक वैज्ञानिक ने की थी, और उन्होंने प्लेटिनम के ऊपर कार्य किया था और बताया था कि प्लेटिनम मतलब आपसे पूछ ले भाई पहला सबसे पहले किस तत्व को उत्प्रेरक के रूप में खोजा गया था, तो ध्यान रखना प्लेटिनम वह तत्व था जिसको सबसे पहले डोबे राइनर ने यह बताया था कि यह आपका उत्प्रेरक का काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो यहां पर आप दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दूसरा जो प्रश्न था उसमें यह पूछा गया था कि भाई ये जो रासायनिक अभिक्रिया दी गई है P4O10 प्लस H2O और H3PO4, इसमें कितने जल के अणुओं की आवश्यकता होगी? मतलब क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा गया था, मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया था, है ना, आपको मैं क्वेश्चन का भावार्थ बताऊं तो क्वेश्चन का मतलब यह है कि भाई जब आप इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करोगे, बैलेंस करोगे, तो यहां पर कितने हाइट आपके जो जल है उसके अणुओं की आवश्यकता पड़ेगी, कितने हाइट आपके जो H2 है उसको एटम चाहिए। तो चलिए लगाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड इसके अंदर। देखिए तो देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड में बताया था कि भाई पहले क्या कीजिए, आप पहले आप क्या कीजिए, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी आपके एटम है उनकी संख्या क्या कीजिए बराबर। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा यहां पर है फास्फोरस, फास्फोरस यहां पर है 4, यहां पर है अकेला, तो क्या करेंगे यहां पर क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किया यहां पर जो फास्फोरस थे वो बराबर हो गए। अब क्या करना है, अब हमको देखना है कि भैया हाइड्रोजन जो है उनकी संख्या को बराबर कीजिए। तो देखिए हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे यहां पर है 2 और यहां पर देखिए 3, तो ये रहा और ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बताया था ना भैया अगर 4 लेकर इसका मतलब है पूरों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर 4 लिख रखा है इसका मतलब है 4 है वो H3 से मल्टीप्लाई होगा, PO4 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं 4 3 12। अब देखिए यहां पर है 12, यहां पर है 2, तो बताइए कैसे बराबर करेंगे भाई, यहां क्या कीजिए 6 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे ना। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा 6H2 लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा 6H2। तो अब देखिए अब आपके हाइड्रोजन भी संतुलित हो गए। अगर ऑक्सीजन को चेक करें तो ऑक्सीजन 10 ये रहे और 6 ये 16 और 4 6 16, मतलब अब यह समीकरण बिल्कुल संतुलित है। तो क्या पूछा गया था कितने जल के अणुओं की आवश्यकता पड़ेगी, आप खुद चेक कर लीजिए कितनी पड़ेगी भैया 6, तो इसका आंसर आएगा 6 जल के अणुओं की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर यह पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन, यानी कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कीजिए। अब मैं आपको बता दूं ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये आपके ऑक्सीकरण और अपचयन पर आधारित बिल्कुल भी नहीं पूछी गई थी, मतलब ऑप्शन में ऑक्सीकरण व अपचयन बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। तो फिर आप जो 4 प्रकार की अभिक्रियाएं बची हैं कौन कौन सी, एक आपका एडिशन, एक आपका दूसरी होती है कंपोजिशन, डिकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके आधार पर आपको बतानी है। जो चौथा एग्जांपल आपका लास्ट वाला एग्जांपल है इसमें आपको बताना है अलग प्रकार से, आपको बताता हूं। तो पहले हम इन चारों को देखते हैं। देखिए तो देखिए यहां पर आपको बताना है कि ये आपका कंपोजिशन है, डिकंपोजिशन है, आपका डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए तो यहां पर देखिए इसको आप पहचानेंगे। तो बताया था कि यहां पर भैया Mg है और O2 है मिलकर MgO बन गए, मतलब क्या थे 2 रिएक्टेंट थे मिलकर एक प्रोडक्ट बना। ऐसे बेटा क्या बोलते थे आपके एडिशन रिएक्शन या आपका कंपोजिशन रिएक्शन, मतलब 2
अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये कैसे हो गई? योगात्मक अभिक्रिया बोल लेते हो, एडिशन रिएक्शन एक ही बात है, ठीक है। दूसरी पहचानिए, यहां पर देखिए Fe है, कॉपर सल्फेट है और FeSO4 है और Cu है। तो आप यहां पर देखेंगे कि भैया यहां पर जो फेरस भाई साहब थे, इन्होंने इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया और खुद यहां पर सल्फेट के साथ जुड़ गए। मतलब ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया है। आगे अगली के बात करते हैं अगली वाली की। तो यहां पर है CaO प्लस H2O और यहां पर बन गया COH2। इसे बोलते हैं आपका बिना बुझा हुआ चूना, स्केलर लाइम, और इसको बोलते हैं आपका बुझा हुआ चूना, मतलब क्विक लाइम। तो देखिए जब आप बिना बुझा हुआ चूना है उसके अंदर पानी डाल देते हो ना, तो आपका बुझा हुआ चूना बदल जाता है। तो यहां पर देखिए दो रिएक्टेंट हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब क्या है? ये आपकी एडिशन रिएक्शन है, मतलब क्या है? योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। यहां पर हम बात करें Pb प्लस Cl2 और PbCl2 प्लस कॉपर। तो यहां पर देखिए जो आपका Pb है ना, इसने क्या कर दिया? कॉपर को इस कॉपर क्लोराइड के विलयन से विस्थापित कर दिया। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान रखना ये सारी अभिक्रियाएं होती हैं, इनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हर अभिक्रिया में होता ही होता है। लेकिन मैं आपको पहले बता दिया था भाई, आपको बताना नहीं है कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, ठीक है। आपको बस इसका आधार बताना था, एडिशनल है, डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी है। चलिए अब ये जो अभिक्रिया थी इसमें ऑप्शंस इस प्रकार से थे। देखिए ये जो अभिक्रिया ना, इसके ऑप्शन कुछ अलग थे। एक थी एडिशनल रिएक्शन, ठीक है, एडिशन, ठीक है, एग्जाम्पल। दूसरा यहां पर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और तीसरी यहां पर जो थी सी, वो थी डीकंपोजिशन, है ना। डीकंपोजिशन आपका डीकंपोजिशन को बोलते हैं आपका विलोपन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। और डी थी यहां पर रेडॉक्स। इस प्रकार से एग्जाम्पल दिए गए थे। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये जो अभिक्रिया है वो आपके रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कैसे? देखिए यहां पर देखिए, आप याद कीजिए परिभाषा आपके ऑक्सीकरण वाली कि जब ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? आपका अपचयन, और ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। तो आप मैग्नीज देखेंगे Mn, इसके साथ पहले क्या थी? ऑक्सीजन थी। लेकिन जब अभिक्रिया हुई तो मैग्नीज के साथ भैया ऑक्सीजन नहीं रही। मतलब क्या हुआ? इसको छोड़कर चली गई। और ऑक्सीजन अगर छोड़कर चली गई, इसका मतलब क्या है? यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ देखें तो यहां पर देखिए, यहां पर जो क्लोरीन थे, यहां पर देखिए, यहां पर जो क्लोरीन भाई साहब थे, इनके पास पहले हाइड्रोजन थी और अब इनके पास क्या है? हाइड्रोजन ना रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये रहा भैया हाइड्रोजन हट गया, और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, रिडक्शन भी, ऑक्सीडेशन भी। और ऐसे अभिक्रियाओं क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया इनको बोलते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर एक दो प्रश्न और हैं, इनको भी हम आज ही कर लेते हैं। चलिए दो क्वेश्चन और मुझे करवाने हैं, जो आपको मुझे लगता है कि उनमें आपको प्रॉब्लम होगी, तो मैं दो क्वेश्चंस और करवा देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और इनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं आपको ये दो क्वेश्चंस करवा रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी बैलेंस्ड अभिक्रिया है? मतलब आइडेंटिफाई द, है ना, आपको क्या बोला गया है? आइडेंटिफाई द बैलेंस्ड रिएक्शन, आइडेंटिफाइड द बैलेंस्ड रिएक्शन, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए जो आपके बैलेंस्ड है ना, यानी कि संतुलित है। देखिए एग्जांपल देखिए, पहला जो है वो ये है Mg+O2 और आपका है MgO। दूसरा जो आपका उदाहरण है दे रखा था ऑप्शन, वो दे रखा था Zn+H2SO4 प्लस और आपका है ZnSO4 प्लस H2। अगला जो था वो यह था कि तीसरा 2Mg+O2 और यहाँ पर है 2MgO। और चौथा जो ऑप्शन दे रखा था वो दे रखा था CO+H2 और यहाँ पर CH3OH। ठीक है, ये चार एग्जांपल दे रखे हैं, आपको बताना है कि भैया कौन सी आपकी संतुलित है और कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो मैं आपको ये बताया था हिट एंड ट्रायल मेथड से कि दोनों तरफ जो रिएक्टेंट है और आपके प्रोडक्ट हैं उनमें अगर आपके एटम की संख्या बराबर है तो वो क्या है, आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। रिएक्शन नहीं लिखना, इक्वेशन लिखना था। ओके,
कौन सा समीकरण संतुलित है ना, बैलेंस्ड इक्वेशन। देखिए पहले यहां पर देखिए मैग्नीशियम इधर कितने, एक है, इधर भी एक है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, मतलब ये संतुलित नहीं है। दूसरा, इधर जिंक है और इधर जिंक एक ही है, यहां पर SO4 है, यहां पर ही भैया SO4 है ना, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये आपकी संतुलित है। यहां पर बात करें तो यहां पर देखिए 2Mg + O2, Mg कितने हैं 2, यहां पर Mg कितने हैं 2, यहां पर ऑक्सीजन कितनी है 2, और यहां पर भी ऑक्सीजन कितनी है 2, ये भी समीकरण संतुलित है। यहां पर बात करते हैं CO + H2, तो यहां पर देखिए कार्बन की संख्या 1, इधर भी कार्बन की संख्या 1, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर हाइड्रोजन 3 और 1 4, है ना, तो ये वाले भी संतुलित नहीं है। ऑप्शन में कैसे गड़बड़ हो गया, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है, हो सकता है मैं लिखने में कुछ गलत लिख दिया हो, ठीक है। क्या पूछा गया था, कौन सा आपका ढांचागत रासायनिक समीकरण को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट, ओके, एक चीज मिस्टेक हो गई भाई, जब भी तो मैं बोल रहा था यहाँ पर 2H2 है, क्या है यहाँ पर 2H2, ओके। अब देखिए 2H2, तभी तो मैं सोचा क्या गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगी, देखिए इधर देखिए भैया कि देखो C है, कार्बन है, इधर भी 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 × 2 4 है, इधर 3 और 1 4 है, मतलब क्या है, ये तीनों क्या है आपके संतुलित रासायनिक समीकरण है, जबकि पहले वाला असंतुलित रासायनिक समीकरण था। आपको यही पहचाना था कौन सा आपका कंकाल समीकरण, जिसको ढांचागत फंडामेंटल इक्वेशन बोलते हैं, उसकी पहचान करनी थी। तो गाइस ये वाला, चलिए एक क्वेश्चन और है जो मुझे करवाना है, उसको भी आपके सामने कर लेते हैं, है ना। ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मुझे मिटाने का मन नहीं कर रहा है इनको, ठीक है। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हो, वैसे इसको नोट डाउन करने की जरूरत है ही नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसको मैं आपके सामने करवा देता हूं कि आपकी एक रिएक्शन है CuO + CO, और यहां पर बन रहा है क्या, Cu + H2O, Cu + CO2, ओके। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें भैया आपको पहचान करनी है रिड्यूसिंग एजेंट की, किसकी करनी है, दोनों बताएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की और ऑक्सीडेशन एजेंट की, दोनों की। तो आपको पहचान क्या करनी है इसके अंदर, रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब क्या है, अपचायक पदार्थ की पहचान कीजिए। अपचायक और ऑक्सीकारक पढ़ाए थे ना, है ना, तो देखिए उसी की पहचान करनी है। देखिए अपचायक क्या होते हैं, जो दूसरों का अपचयन करेंगे, लेकिन खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो आपको यह पहचानना है किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, बस उसी का ही क्या है, वही रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए अब पहचानिए भाई, कॉपर था, कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन जुड़ रही थी, लेकिन जब आपके क्या हुआ, जब आपके कॉपर बना, रासायनिक अभिक्रिया हुई, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ने साथ छोड़ दिया और साथ छोड़कर चली गई। तो बताइए ऑक्सीजन ने अगर साथ छोड़ा तो क्या हुआ भाई, ऑक्सीजन के साथ छोड़ा तो उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग, यानी कि आपका क्या बोलेंगे उसको, रिड्यूसिंग, यानी कि आपका क्या बोलेंगे उसको, रिडक्शन बोलेंगे, यानी कि भैया बोलेंगे अपचयन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, अपचयन बोलेंगे। अब देखिए तो यहां पर हो गया भैया अपचयन, और दूसरी रासायनिक अभिक्रिया देखें तो यहां पर है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपके कन्वर्ट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑक्सीजन 1 थी, यहां पर ऑक्सीजन 2 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हो रही है भैया, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब भैया ऑक्सीकरण। और बताया था जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देते हैं, है ना, वो आपके कहलाते हैं ऑक्सीकारक। अब पहचानिए, पहचानना कैसा है, गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी। देखिए यहां पर देखिए, आप देखेंगे तो CO है ना, CO है, वो आपके CO2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है भैया, इसने क्या कर दिया, इसका ऑक्सीकरण कर दिया। तो आपको पहचानना क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब वे पदार्थ जो दूसरों का अपचयन करते हैं। तो अपचयन तो वो जो दूसरों का अपचयन करेंगे, तो अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन हो रहा है भैया इसका, अपचयन किसका हो रहा है, इसका। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो भाई साहब है CO, वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। पहचान कैसे करनी है, पहचान ये करनी है भाई, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं खुद का ऑक्सीकरण हो जाता है उनका, तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, इस भाई साहब का। तो ध्यान रखना इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, वो कौन है, CO। अगर आपसे ये पूछ ले कि भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो ध्यान रखना CuO, ठीक है। आशा करते हैं कि ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर है CuO, क्या पूछा गया था,
अपचयन आपसे पूछा गया था, अपचयन अभिकारक है वो आपका पूछा गया था। तो ठीक है, अपचयन जो अपकारक है मतलब जो दूसरों का अपचयन करते हैं, तो भैया अपचयन जो हुआ है ना वो किसका हुआ, अपचयन हुआ CuO का CO में। ठीक है, तो यहां पर गाइज इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ओके गाइज, आशा करते हैं आज का जो वीडियो है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।